नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य बहुमत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार दोबारा प्रस्तुत हुए हैं दर्शकों के सामने। आज हम फिर हमारे साथ रजत तिवारी जी। रजत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। तो हम लोग आज दर्शकों के सामने एक चर्चा का विषय जो हम रखेंगे, उसमें हमारी जो गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने ये देखा है, हालांकि हम इस पे कई सालों से बात करते हुए इस पे आ रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा करने का कारण है कि हम कुछ हर बार कहीं ना कहीं हम इसी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को देखते हैं कि इसी का सहारा लेकर के, इसी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो भी पार्टी है सत्ता पे काबिज होती है। और ऐसे में हम देखते हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोरी होता नजर आ रहा है। दिन पर दिन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी मजबूत न होकर के कमजोर होती जा रही है। कई सारे उसमें मायने हैं, कई सारे आयाम हैं जिसके पहलुओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रजत जी। आप एक चीज़ देख रहे होंगे रजत जी की जो ये गठबंधन वाली राजनीतिक व्यवस्था है उसका तो एक ही कारण है कि भाई हमारे में बहुमत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जी सर। जब भी गठबंधन वाली राजनीति आती है, अगर बहुमत हमारा स्पष्ट होता तो किसी भी पार्टी को गठबंधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। चुनाव होते, चुनाव में बहुमत से फैसले लिए जाते और सरकार स्पष्ट तरीके से मतलब चुनाव होते के साथ ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि दिल्ली में हुआ, चुनाव हो गया, निर्णय मुख्यमंत्री का डिसाइड ही नहीं हो रहा है। हाँ, हफ्ते 10 दिन लग गए। कह रहे हैं बहुमत से भी है लेकिन पता ही नहीं, क्योंकि भाई आप अपना उम्मीदवार भी नहीं सामने रख रहे हो। ऐसे यूपी में जहाँ पे पहले से कहीं पे तय है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं जहाँ पे पहले से तय नहीं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तो वहाँ पे कई समय लग जाते हैं। जैसे कि अभी आपका ये मध्य प्रदेश में भी हुआ जी, तो उसमें दिखाते हैं कि फलाने लोग रेस में हैं। ये रेस में क्या है, ये हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है। तो महत्वाकांक्षा इस कदर हावी तो नहीं होनी चाहिए जिसमें लोगों की ही कोई अहमियत ना हो, लोगों का ही जो वोट की कोई वैल्यू ना बने। तो हम फिर उसी विषय पे आ रहे थे कि जो विकास जी, आपने कभी इस पर विचार किया कि ऐसा क्या कारण है कि जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो बीजेपी चुनाव जीती है, उसके ज्यादा विधायक जीते हैं। खैर वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, अगर विधायकों के बहुमत से एक बार जीते हैं। वोटों के बहुमत से बननी चाहिए नहीं, वोटों के बहुमत के आधार पर पहले चुनाव होने चाहिए। जी, क्योंकि बनने के बाद तो कह देंगे हमारे सीटें भी ज्यादा हैं और वोट भी ज्यादा है। आप पहले तो तय करो ना जी। तो विकास जी, आपने कभी मतलब विचार किया या फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या कारण है कि जो है मतलब जब चुनाव लड़े जाते हैं उस टाइम पे जो है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा या जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब जनता के सामने क्यों नहीं आता? जनता वोट देने जाती है, लेकिन जनता को यही नहीं पता कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, इसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसा क्या कारण है सर? देखिए रजत जी, मुझे जहां तक लगता है कि भाई किसी भी पार्टी को यदि अगर उस पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है जो लोकप्रिय है, सबको स्वीकार्य है, पार्टी के हर अपने विद इन द पार्टी जी, फिर तो मुझे लगता है कि पार्टी प्रोजेक्ट कर देती है। लेकिन जब ये ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है वहां, तो पार्टी पहले भी ऐसा होता था। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी को चेहरा बना दिया था राज्यों में और फिर उनके नाम पे चुनाव लड़ दिया था, फिर इंदिरा गांधी डिसाइड करती थी। तो उसके पीछे जो कारण जो लग रहा है ना मुझे, वो इसलिए कि अगर मान लो मुख्यमंत्री का पहले चेहरा डिसाइड कर देंगे तो आपस में ही पार्टी में फूट हो जाएगी और एक दूसरे को काटना शुरू करेंगे और फिर वो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। तो ये ऐसा भी क्यों है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप में पार्टी के अंदर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वही तो उसके पीछे, और उसके पीछे क्यों कारण है? वही गठबंधन वाली भ्रष्ट राजनीति। आपको लोगों के वोटों से चाहिए नहीं ना, लोगों के वोटों के आधार पे कोई निर्णय नहीं लेना है आपको, तो लोगों जो जीते हुए विधायक हैं, सांसद है, उनके आधार पे निर्णय लेना। तो ऐसे में तो इसी तरीके की हम हमेशा देखते आएंगे कि भाई मतलब पहला उद्देश्य ये है कि ना तो पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से सीट आ जाए, बस किसी भी तरह से हमारा विधायक जीत जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल, इसका जो फायदा जो है सिर्फ बीजेपी उठा रही है, कांग्रेस भी उठाई हुई है। वो तो कोई भी पार्टी करे, ये तो गलत बात है ना। समाजवादी पार्टी का भी जब सरकार रहा होगा, बीएसपी का रहा होगा, तो बताया चलो उसमें तो पहले से तय था, क्योंकि मैं बताया ना आपको पहले कि या तो सबको स्वीकार होगा विद इन द पार्टी वो चेहरा, लोगों में भी वो एक्सेप्टेंस है, तब तो फिर वो चेहरा तय कर दिया जाता है। लेकिन किसी दूसरे राज्यों में जहाँ पार्टी अपना दांव खेल रही है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हो जो चल रहा है अभी, एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ उन्होंने मतलब मिलजुल कर सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री भी रहे थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जैसे सामना में छपा है, तो ये कहीं ना कहीं एक विचार करने वाली बात है। हाँ, वो यही ना कि जो वो कह रहे हैं सामना में कि भाई एकनाथ शिंदे का और ये उनके आपस में ऐसी चर्चा हुई है, अमित शाह जी की चर्चा हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये वही बात है ना, जैसे कि जब एकनाथ शिंदे जी अलग ही क्यों हुए, उनको लगा कि जब तक मैं शिवसेना में उनके साथ उद्धव के ग्रुप के साथ रहूंगा
तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता, क्योंकि बाला ठाकरे का साहब का जो चलता आ रहा है ना, जो जी 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 जो उनके उत्तराधिकार के तौर पे, तो उसमें इनको कभी स्पेस मिलेगा नहीं मुख्यमंत्री का। तो फिर उनको स्वीकार हुआ कि चलो यहाँ हमारे को फायदा मिल रहा है तो हम इनके साथ अपना कर लिया। आज स्थिति ये है कि चुनाव लड़ा और बीजेपी को सीटें ज्यादा आ गई, हालांकि उनको साथ में रखा, साथ में भी रखने का रीजन है क्योंकि कई चुनाव होने हैं, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, कई राज्यों में चुनाव होते हैं, अभी तो लोकसभा के तो हो ही गए, हाँ उपचुनाव भी होते हैं, तो बहुत तरह के उसके प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए उनको फिर भी साथ रखा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था, गठबंधन की क्या हो सकता है जब आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं और जो जादुई मैजिक फिगर उसको भी आपने क्रॉस कर लिया है, तो आप सरकार बनाओ, फिर क्यों गठबंधन कर रहे हो। तो स्थिति ऐसी कर रखी कि वो उनकी महत्वाकांक्षा वहां सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो फिर इनके साथ मिल गए। और अब ये बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई तो वो सरकार बनाने के लिए, अब यही बीजेपी की सीटें कम होती तो एकनाथ शिंदे की जरूरत होती। तो ये तो वही बताया ना, ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ये गठबंधन जो है ना समझौता है, इसी को तो बोलते समझौता। ये समझौता भ्रष्ट समझौता होता है, कहीं ना कहीं आपको कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई लालच है, कहीं कुछ किसी न किसी चीज का वो कहीं ना कहीं समझौता है। इससे लोगों का, मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं। आज वो एकनाथ शिंदे बन जाए तो बन जाए, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र के लोगों को। अच्छा, जो मतदाता आज बीजेपी का जो बने हुए क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस, तो उससे भी क्या फर्क पड़ना है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो भी सरकार है उसमें लोगों की डायरेक्ट क्या भूमिका है उसमें। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए, जिन लोगों के वोटों से नेता हार गए, उनकी क्या भूमिका, उनसे कोई बातचीत करा, ऐसा कोई फोरम है, डिस्कशन है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप देखिए 60% वोट डलते हैं, 40% लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं, ठीक है, क्या कोई फर्क पड़ा? अगर समझ लीजिए 40% की जगह 50% लोग वोट देने नहीं गए होते तो भी कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, जिसका बनना होता बन जाता। बिल्कुल। तो वो गठबंधन वाली जो राजनीति जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे यही है तर्क उसका, कि जब तक ये भ्रष्ट समझौते वाली राजनीति रहेगी तो इसमें जो भूमिका मतदाताओं की बिल्कुल नहीं के बराबर है जी। आप 40% पोलिंग हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ा, सरकार तो बनेगी, बिल्कुल 50। ऐसा हुआ भी है, कई राज्यों में तो 20-20% तक पोलिंग हुआ है, सरकारें बनी हैं। तो ये कौन सी राजनीति है जिसमें लोगों की भागीदारिता की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। तो इससे क्या, जब लोगों की, आप खुद बताएं रजत जी, मैं दर्शकों से भी एक चीज रख रहा हूँ सामने कि लोगों का पार्टिसिपेशन चुनाव में अगर कम होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? बिल्कुल कमजोर होगा। तो ये इस पे बात क्यों नहीं होती है? लोग इसके क्या सिर्फ प्रचार कर देने से चुनाव आयोग के लोग आप पप्पू मत बनो, वोट दो, और उससे क्या मतलब लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा इतनी बात से? कभी चुनाव होने के बाद कभी इस चीज के ऊपर कभी कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह और कुछ मीटिंग वगैरह भी नहीं की जाती है, और वोट कम पड़े। इसकी गहराई से हमने भी इस पे, हमारे सत्यदेव चौधरी जो सत्य बहुमत के विचारक हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था 18 से 25 वर्ष के मतदाताओं के ऊपर। हाँ, देखा था। तो उनका एक गहरा चिंतन है इस पे। उन्होंने कहा ये बात कि अगर ये, और उन्होंने आरटीआई भी लगाई। देखिए कितनी विडंबना की, आरटीआई का जवाब भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं दिया। उन्होंने पूछा उस आरटीआई में कि 18 से 25 साल के मतदाता कितने संख्या में, कुल मतदान कितने हुए, उस कुल मतदान में 18 से 25 साल के वोटर मतलब कितने वोटर थे टोटल मतदान में। क्या जवाब आया आरटीआई का? तो उन्होंने बोला कि इस तरह की डाटा हम रखते ही नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि अगर मतलब चुनाव आयोग, तो उसके पीछे ये तर्क था, हमारे जानने की कोशिश ये थी कि हम ये चाहते थे, ये तो अगर कोई चुनाव आयोग भी देखे तो इसको समझना चाहिए कि इन चीजों में सुधार करे, कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि जो 18 से 25 साल के युवा है जो कि वोट देते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो हम ये देख रहे हैं कि उनका ये जो 60% पोलिंग हो रहा है उसमें ये कितने लोग हैं। अगर हमारे दर्शकों में से किसी के पास अगर ये जानकारी कहीं से मिलती है तो भी हम हमारे साथ साझा बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, कारण क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं 18 से 25 साल का जो मतदाता है, अगर वही 30-40% है जी, तो उसको क्या आप मान रहे हो? आप उसी के दम पे कह रहे हो सरकार बना रहे हो, लेकिन जो परिवार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिनका एक अनुभव रहा है जीवन का, तो वो उनकी एक बौद्धिक क्षमता, उनका एक निर्णय, इनके निर्णय से तो थोड़ा एक फर्क होगा ना। बिल्कुल। तो उनकी भूमिका बहुत नाम मात्र की है, और सिर्फ अब 18 से 25 साल के वोटर की भूमिका को लेकर के आप सरकार बनाते हो, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहकाई, थोड़ी वो बात हो गई। बहकाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो उनको एजुकेट कर देते, या उनको ऐसे डिबेट, ऐसे किस माध्यम से उनको शिक्षित किया जाता जिससे वो समझाया जाता कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हमारे में चुनाव प्रणाली क्या है, बहुमत क्या है, ये इस गठबंधन के क्या मायने हैं, इसके
क्या मतलब इसके नुकसान क्या है, इन सब बातों पे चर्चा करके या शिक्षित करके अगर आप वोट लेते जी फिर तो मैं कहता कि चलो जी एक बार ठीक है, चाहे वो कॉलेज का छात्र हो, जो शुरुआती में कॉलेज के छात्र होते हैं, या 10+2 वाले भी छात्रों की एज उसी के आसपास होती है जब वो बनने जा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर। तो ऐसा कुछ, ऐसे तो कोई व्यवस्था है नहीं हमारे यहाँ पे एजुकेट करते हैं। विकास जी, वो वीडियो मैंने भी देखी थी और उस वीडियो को देखने के बाद जो है मुझे मतलब काफी अंदर तक लगा कि हाँ इस पर विचार करना चाहिए जी। तो मैंने कुछ जो है वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पे, चुनाव आयोग की साइट्स वगैरह पे उसको जानने की कोशिश की कि क्या कारण है कि 18 से 25 वर्ष के जो मतलब मतदाता हैं वो वोट डाल सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। जी। तो मैंने कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़े जो मुझे लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो उनमें लिखा था कि इस पर पहले, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मतलब इस तरह की बात की गई है, इस पर पहले भी जो है मतलब बातें उठाई गई हैं जी। ठीक है जी। तो उसमें जो है चुनाव आयोग ने जो है ये जवाब दिया था कि जो 18 से 25 साल के जो मतदाता हैं वो वोट तो दे सकते हैं लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। अच्छा। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब वोट दे सकते हैं और चुनाव मतलब नहीं लड़ सकते, तो ये मुझे उनका स्पष्ट समझ में नहीं। फिर उसके बाद मैंने और भी मतलब पता करने की कोशिश की लेकिन और कहीं पर ज्यादा उनका कुछ मतलब मिला ये तो नहीं। अजीब बात है, आप एक तरफ तो उनको एजुकेट नहीं करोगे। राघव चड्ढा ने भी एक बार ये जो मामला है ये उठाया था, आम आदमी पार्टी वाले। हाँ आम आदमी पार्टी वाले राघव चड्ढा जी जो क्या है, क्या था उनका? उनका भी यही था कि जो है 18 से 25 के जो मतदाता होते हैं हाँ वो वोट तो दे देते हैं लेकिन उनको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ऐसा कहा था उन्होंने? हाँ इस तरह का जो ये है तो विषय हमारा है, इस पे हमने सवाल उठाया। विषय हमारा है लेकिन उनके उन्होंने कहने से पहले से भी हम बोलते आ रहे नहीं, हैं। हम तो हमेशा से बोलते आते ही हैं लेकिन मतलब कि ये फिर जो क्या बात किससे पूछा उन्होंने? इन्होंने जो अपनी जो संसद वगैरह में होते हैं ना, अच्छा, विधानसभा हाँ में। विधानसभा में अपनी उनका जो भी चलता है उसमें पूछा था। तो विषय तो अच्छा था, हाँ, इसके विषय लिए उनकी अच्छा था, सराहना करनी चाहिए। सराहना करनी चाहिए लेकिन जो है कुछ ऐसा स्पष्ट जवाब जो है स्पीकर के द्वारा नहीं दिया गया था। तो ये मुझे लगा कि इतना अच्छा मुद्दा उठाया गया है। ये विषय तो भाई दर्शकों को, भारत के जो मतदाता हैं, हम अभी दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, दिल्ली के मतदाता साथ ही साथ पूरे देश के मतदाता को ये बात समझने की जरूरत है जी। कि ये जो 18 से 25 साल के मतदाता को शिक्षित किया नहीं जाता राजनीतिक स्तर पे, ठीक है, और बिना शिक्षित किए आप उनसे वोट ले लेते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि ये चूंकि अपरिपक्व है इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। तो अपरिपक्व को बनाया किसने है? हमारी राजनीतिक व्यवस्था नहीं तो बनाया ना अपरिपक्व। आप उनको शिक्षित करो, कौन मना कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ने का और वोट देने की उम्र एक होनी चाहिए, उम्र सीमा जो भी है तय की जाए। तो वो बिल्कुल वो डिफरेंस किया हुआ है। तो कहीं ये भी एक तरह से ना, ये अपने फायदे के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। जी जी। तो ये तो बात ठीक नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो इसके पीछे भी ये, अगर फिर भी अगर इसमें जो हमारा बहुमत वाला जो विषय है ना, अगर बहुमत, हम तो ये कह रहे हैं कि चलो इसी को रखो, लेकिन आप बहुमत कर दो वोटों के आधार पे, वोटों के आधार पे, वोटों के आधार पे फैसला लो। फिर कम से कम उससे ज्यादातर लोग मतदान तो देंगे, वोट देने तो जाएंगे फिर ही। वोट परसेंटेज अपने आप तो बढ़ेगा। उनके वोटों के कोई महत्व ही नहीं है। जब अब मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर जो जीतने जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो तो अपने हारे उम्मीदवार का भी तो वोट गिना जाएगा उसमें, बिल्कुल, उसकी भी गिनती होगी, जीते हुए की भी होगी। अभी तो कोई गिनती नहीं होती। आज जो पार्टी सत्ता में है उसके भी तो उम्मीदवार आ रहे हैं, उनके वोटों की गिनती कहाँ हो रही है? कोई गिनती नहीं उनके वो तो सिर्फ जीते उम्मीदवार संसद में बैठा वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन जब वो कुछ जब उनकी सरकार नहीं बनती तब कहते हैं कि हमारा वोट ऑफ परसेंटेज क्या है, वोट परसेंटेज बढ़ गया है। अरे भाई, वोट परसेंटेज की गिनती आप हारने के बाद बोलते हो, जीतने के समय तो उसी आधार पर फैसला ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। तो बहुमत को अस्पष्ट होने से और परिभाषित होने से, जिसके हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, ये अपने सहूलियत के हिसाब से जब जैसे मर्जी बिठा लो आंकड़ा, और जिसको जादुई आंकड़ा कहते हैं। अब देखो, सरकार बनाने के लिए जैसे 543 मेंबर के चुनाव होते हैं, हाँ, उसमें से 272 का जादुई आंकड़ा होता है। राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई हमारे को 272 का जो आंकड़ा जो देगा लिस्ट, उसको हम सरकार उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। लेकिन जब 272 की लिस्ट पकड़ा देते हैं, फिर जब फ्लोर टेस्ट होता है उस दिन उनको 272 नहीं चाहिए। उस दिन कहते हैं कि भाई जो जितने प्रेजेंट होंगे संसद में जितने प्रेजेंट है उतने उसके आधे से कर दिए। मान लो संसद में उस दिन अगर 500 हैं तो 251 का बहुमत चाहिए, 250, है ना? तो ये तो बहुमत हमेशा बदलता रह रहा अपने हिसाब से। भाई क्यों एब्सेंट क्यों हो गए? उनकी प्रेजेंस कैसे क्यों नहीं मतलब मैंडेटरी हो? हाँ, और क्या, जिससे कि उनको या तो समझ लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है, मान लो किसी कारण से कोई ऐसी बात हो जा रही है कि जो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं एक आधे लोग,
तो चलो उनसे ऑनलाइन कुछ कई व्यवस्थाएं करी जा सकती है, तो एक उनसे वोट लो। वही हाल सदन में बिल पास फेल करने के टाइम में है। भाई पार्टियां क्या करते हैं, व्हिप जारी कर देती हैं। व्हिप क्यों जारी करो यार, आपने क्या गुलाम बनाने के लिए बना लिया है? तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है विकास जी? वही मैंने कहा, सत्य बहुमत ने विचार रखा है कि सबसे पहले अगर सत्य बहुमत पार्टी की राजनीति की सरकार बनती है तो सबसे पहले तो कहते हैं कि हम तो स्पष्ट कर देंगे बहुमत की परिभाषा जी। सत्यदेव चौधरी ने इसको बाकायदा किताब में भी लिखा हुआ है, अपने उनकी किताब है सत्य बहुमत के नाम से। आप चाहें तो मंगवा करके हमारे इस नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे मंगवा सकते हैं फ़ोन करके, और आप इसको देख सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट पे भी आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, आप ये सारी डिटेल हैं। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सरकार जो है वो 272 के का जो बनाया हुआ है वो इसकी कोई परिभाषा कहीं नहीं है जी। ये मतलब आरटीआई लगाई उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा है कि आरटीआई लगाई कि भाई 543 सदस्यों के चुनाव था, उसमें 272 सदस्यों से सरकार बनेगी। इसका कहाँ कोई उल्लेख है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई कानून के किताबों में कहीं तो होगा बहुमत से सरकार बन रही है। तो हमने उन्होंने जो आरटीआई लगाई, तो आरटीआई तो पहले चुनाव आयोग को लगाई। चुनाव आयोग ने बोला कि ये हमारा विषय नहीं है, इस पर आप तो लोकसभा सेक्रेटरी लगाया, उन्होंने बोला राज्यसभा सेक्रेटरी बताएगा, फिर राज्यसभा सेक्रेटरी बताया कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बताया, उसने मना कानून मंत्रालय बताएगा। ऐसे करते करते कई मंत्रालयों में फाइलें घूमी। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय से जवाब आया सेक्रेटरी से कि जो हमारा प्रधानमंत्री जो सरकार बनाने का जो है वो बहुमत है, वो हमारा पुरानी चली आ रही कन्वेंशन और डिस्क्रिशन है राष्ट्रपति का। तो भाई फिर हमने यही कहा कि भाई जब राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन से ही अगर बुद्धि विवेक से डिसाइड होना है तो फिर ये चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? तो जब आप चुनाव करवाते हो तो सबसे आपको दिक्कत क्या है वोटों के आधार पर फैसला लेने में? ये एक अजीब सी बात है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, पूछते रहे, कोई बोलते हैं सारे लोग की बात तो आपकी ठीक है भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटों के आधार पर फैसला लेना चाहिए। जैसे एक सांसद का और एक विधायक का चुनाव कैसे होता है, जिसको ज्यादा वोट मिले। किसी एक लोकसभा क्षेत्र में कहते हैं अगर 10 उम्मीदवार खड़े हों तो कैसे फैसला लोगे जीत हार का? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ लोकतंत्र है वो तो लोकतंत्र की मजबूती तो इसी में है। बिल्कुल बिल्कुल, कि सब वोटों के आधार पर फैसले लो भाई, जिसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया उसकी सरकार वो जीत गया। जब ऐसे सारे जीत के हाउस में पहुंच गए तो सरकार किसकी बननी चाहिए? तो फिर वही जोड़ तोड़, गठबंधन, भ्रष्ट राजनीति, लेन देन, खरीद फरोख्त, आपने खुद देखा है। बनी सरकार धनबल बाहुबल के आधार पे तोड़ दी जाती है। टिकटें भी इसी बाहुबल के आधार पे, पैसों के आधार पे मिलती हैं। अब हमारे जब आपके बाहुबली, धनबली, भ्रष्टाचारी, अपराधी जब पैसे दे करके, धन दे करके टिकट खरीदेंगे, उसी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, उसी को सपोर्ट करेगी वो पार्टी, बिल्कुल, और फिर वो जीत करके आएगा और फिर वही मिलकर के सारे कानून बनाएंगे, तो कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी? क्या होगा? जितना पैसा खर्च करेंगे पहले पैसा निकालेंगे। इन सब चीजों का समाधान ही सत्य बहुमत है। जी। आप वोट के आधार पर फैसला लीजिए। चुनाव जैसे विधायकों का होता है, सांसदों का, वैसे ही जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सरकार बने, तो फिर कोई समस्या नहीं है। फिर ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा अपने आप। भाई एक वोट की कीमत बढ़ेगी, वैल्यू बनेगा, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक वोट के लिए उम्मीदवार भी लोगों के पास जाएगा, उम्मीदवार खुद जाएंगे। जो आज के डेट में क्या कहते हैं, अरे जब से जीत गया फिर वो हमारे 5 साल तक दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? कि उनको पता है वोट की जरूरत है ही नहीं। उनका अपना ग्रुप बना हुआ है, अपना ग्रुप को बोल देंगे, वोट दे देंगे, बात खत्म। और बाकी कुछ नहीं है तो शराब, पैसे, लालच दे दो और वोट ले लो, वो धनबल बाहुबल से हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो सरकार बनाना बहुत आसान है। कोई ना कोई एजेंडा चला दो, धर्म का एजेंडा चला दो, कोई जात पात का चला दो। तो ये सब इसलिए चल पा रहा है, ये धर्म का, जात पात का, क्योंकि हमारे यहाँ सांसदों और विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था हमने स्वीकार करी हुई है। अगर इसके बदले में सत्य बहुमत यानी वोटों के आधार पर अगर फैसला लिया जाए तो ये अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा, देश सब एक हो जाएगा और जो भी सरकार बनेगी वो एक अच्छे से अच्छा कार्यक्रम रखेगी और आने वाले 1-2 चुनाव के बाद तो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगा, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। ऐसे खाली ढोल पीटने से नहीं हो सकता है। तो हमारा यही लोगों से निवेदन है कि सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था का जो विचार है उसके ऊपर अध्ययन करिए। हमारा किताब आप पढ़िए, हमारे वेबसाइट पे जो पढ़ें आप, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जी। और हमसे जो भी कुछ अगर कोई मीटिंग करना चाहे तो हमारा नंबर चल रहा है, इस पर बात करके हमसे मीटिंग भी आप तय कर सकते हैं। और इस विषय पे आज हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। तब तक के लिए धन्यवाद।